25 करोड़, 25 crore, 27 करोड़, 27 crore, 18 करोड़, 18 crore, 15 करोड़। 14 crore and 20 lakh. इतने पैसे आज की डेट में फ्रेंचाइज बस एक दो प्लेयर्स को अपनी टीम में लेने के लिए लगा देती है। इवन रिसेंटली आरसीबी की टीम को 1.78 बिलियन डॉलर्स यानी कि 16,660 करोड़ में खरीदा गया बाय अ कंसोर्टियम। वहीं अब मई 2026 में राजस्थान रॉयल्स को मित्तल फैमिली और आदर पूनावाला ने 1.65 बिलियन डॉलर यानी कि 15,660 करोड़ में खरीदा है। और ये नंबर्स काफी है बताने के लिए कि आईपीएल सिर्फ एक क्रिकेटिंग लीग नहीं बची है, बल्कि बिजनेस वाइज भी इन्होंने बहुत ज्यादा ग्रोथ करी है थ्रू आउट द ईयर। पर यहाँ पे सोचने वाली बात ये है कि जो टीम इतने हजार करोड़ में बिक रही है और जो टीम अपने प्लेयर्स को कई करोड़ों में खरीद रही है, उसके ओनर्स आखिर कैसे कमाते हैं, कितने लेवल्स में रेवेन्यू आता है, कितने लेवल्स में उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, और क्या सही में ओनर्स प्रॉफिट भी कमा पाते हैं इस लीग से। तो क्या जब टीम फ्लॉप करती है तो ओनर भी फ्लॉप होता है? क्योंकि अगर आप एक बार ये 2024 की रिपोर्ट देखोगे तो उसमें पंजाब की टीम ने 2024 में सबसे ज्यादा प्रॉफिट अर्न किया था, जबकि उस सीजन वो 9th पोजीशन पर थे। दिसंबर 2022 तक आईपीएल की ऑफिशियल वैल्यूएशन 10.9 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच चुकी थी, और आज रिपोर्ट्स की माने तो इट हैज रीच अप्रॉक्स 18.5 बिलियन डॉलर्स आफ्टर 18 सीजंस, यानी कि आईपीएल की वैल्यूएशन 1 बिलियन डॉलर पर ईयर इंक्रीज हुई। अब सुनने में ये सब काफी कॉम्प्लेक्स और वियर्ड लगता है, लेकिन आज के इस वीडियो में हम यही बात करेंगे और जानेंगे। The World 2020 Champions India. 13 सितंबर 2007 जब इंडिया के T20 वर्ल्ड कप जीतने के सिर्फ कुछ दिनों बाद ही बीसीसीआई ने एक न्यू फ्रेंचाइज बेस्ड T20 टूर्नामेंट अनाउंस किया, इंडियन प्रीमियर लीग। और आईपीएल का ये आइडिया लेकर आए थे उस वक्त ये बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट ललित मोदी। Lalit Modi's spat could end and has found Lalit Modi guilty with Modi being banned from any future BCCI activities. of violating FEMA norm. The DLF Indian Premier League. उन्होंने टूर्नामेंट के फॉर्मेट, प्राइज मनी, फ्रेंचाइज रेवेन्यू सिस्टम एंड इवन स्क्वाड कंपोजिशन रूल्स का पहला डिटेल ब्रेकडाउन दिया था। हालांकि आईपीएल शुरू होने से पहले उस टाइम पे जी एंटरटेनमेंट के इंडियन क्रिकेट काउंसिल यानी कि आईसीएल का कंसेप्ट ऑलरेडी मार्केट में था, लेकिन बीसीसीआई ने आईसीएल को रिकॉग्नाइज नहीं किया, जिस वजह से जो भी प्लेयर्स आईसीएल को ज्वाइन कर रहे थे बीसीसीआई ने उन पर बैन लगा दिया, और इसी वजह से आईसीएल को स्ट्रगल करना पड़ा। और सिर्फ एक साल के अंदर 2009 में आईसीएल बंद भी हो गया। यानी कि ललित मोदी का मेन प्लान आईपीएल को सिर्फ शुरू करने का नहीं था, बल्कि आईसीएल को क्रश करके खत्म करने का भी था, जिससे वो मार्केट में अपनी मोनोपोली को एस्टैब्लिश कर पाए। अगर आप इस टॉपिक के ऊपर डिटेल में वीडियो चाहते हो कि कैसे आईपीएल बना और कैसे ललित मोदी ने आईसीएल को खत्म किया, देन कमेंट डाउन ललित मोदी आईपीएल। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू मेक दिस वीडियो एज सून एज पॉसिबल। ये एक प्रॉपर स्ट्रैटेजिक मूव था, जिस वजह से आईपीएल को डोमिनेट करने का मौका मिल पाया। अब आता है पैसे का असली खेल। तो 24 जनवरी 2008 को एक मेगा ऑक्शन कंडक्ट किया जाता है, जिसमें टीम्स की ओनरशिप राइट बेचे गए। ऑक्शन का रिजर्व प्राइस $400 मिलियन था, लेकिन उस टाइम पर आईपीएल की हाइप इतनी ज्यादा हो चुकी थी कि फ्रेंचाइजेस के सेल से $723.59 मिलियन का बड़ा अमाउंट रेज हो गया, जिसमें सबसे महंगी टीम बनती है मुंबई की, जिसे रिलायंस इंडस्ट्रीज ने $111.9 मिलियन में खरीदा था। और वहीं सबसे सस्ती टीम बनती है राजस्थान रॉयल्स की, जिसको इमर्जिंग मीडिया ने $67 मिलियन में खरीदा था। लेकिन यहाँ पर असली सवाल ये आता है कि आईपीएल सिर्फ टीम्स को बेचकर इतना बड़ा बिजनेस कैसे बन गया। अब इन फ्रेंचाइजेस की अर्निंग को समझने से पहले आपको समझना होगा कि आईपीएल की हर टीम एक इंडिपेंडेंट बिजनेस एंटिटी होती है, जिसके अंदर प्राइवेट ओनर्स इन्वेस्ट करते हैं। जैसे कि मुंबई इंडियंस में रिलायंस इंडस्ट्रीज, चेन्नई सुपर किंग्स में इंडिया सीमेंट्स, आरसीबी में इनिशियली यूनाइटेड स्पिरिट्स, जिसको उन्होंने रिसेंटली बिरला ग्रुप को सेल कर दिया, केकेआर में रेड चिलीज एंटरटेनमेंट एंड मेहता ग्रुप। ये टीम सिर्फ आईपीएल में क्रिकेट खेलने के लिए नहीं बनी है, बल्कि इनका मेन ऑब्जेक्टिव सिर्फ प्रॉफिट कमाना ही है। इनका प्राइमरी गोल होता है मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेट करने का, और उसके लिए सिर्फ मैच जीतना जरूरी नहीं होता, बल्कि उनकी बिजनेस स्ट्रैटेजी स्ट्रांग होनी चाहिए। यानी कि कई बार जिन टीम्स को आप हारता हुआ देखते हो, जरूरी नहीं है कि उनका लॉस भी हो रहा हो, क्योंकि मॉनेटरी वाइज वो ऑलरेडी प्रॉफिट में हो सकती है। क्योंकि अगर एक टीम ट्रॉफी जीत भी ले लेकिन उसका बिजनेस मॉडल वीक हो, तो फिर भी वो लॉस में जा सकती है। इसलिए आईपीएल फ्रेंचाइजेस में सिर्फ क्रिकेट नहीं, बल्कि ब्रांडिंग, मार्केटिंग और स्पॉन्सरशिप पे भी काफी फोकस किया जाता है, जिस वजह से आपने नोटिस किया होगा कि हर साल आईपीएल की जर्सीज बदल जाती है, कभी कलर बदलते हैं, कभी पैटर्न बदलते हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल उन्हें इससे मार्केटिंग करनी है और अपना प्रॉफिट कमाना है। अब इस स्पॉन्सरशिप, मार्केटिंग और ब्रांडिंग के बारे में हम आगे बात करेंगे। सो बीसीसीआई आईपीएल का ऑर्गेनाइजिंग बॉडी है, मतलब आईपीएल की एक्चुअल ओनरशिप सिर्फ बीसीसीआई के पास ही है। वहीं फ्रेंचाइजेस सिर्फ टीम्स को ऑपरेट करती है, लेकिन लीग का ओवरऑल स्ट्रक्चर, रूल्स और फाइनेंशियल मॉडल पर जो फाइनल कंट्रोल होता है वो बीसीसीआई के पास है। यानी कि सिंपल लैंग्वेज में फ्रेंचाइजेस टीम को मैनेज करती है। दैट इंक्लूड्स प्लेयर का सिलेक्शन, कोचिंग
स्टाफ, टीम की स्पॉन्सरशिप और ब्रांडिंग करना। वहीं बीसीसीआई लीग का फुल फाइनेंशियल स्ट्रक्चर हैंडल करता है, ब्रॉडकास्टर के कॉन्ट्रैक्ट, सेंट्रल स्पॉन्सरशिप्स और रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि बीसीसीआई मेनली आईपीएल का स्ट्रक्चर मैनेज करता है और उसका सबसे बड़ा रेवेन्यू सोर्स होता है सेंट्रल रेवेन्यू पूल। अब समझते हैं कि ये सेंट्रल रेवेन्यू पूल क्या होता है। सेंट्रल रेवेन्यू पूल एक बड़ा पैसों का फंड है जो आईपीएल के अलग अलग रेवेन्यू सोर्सेज से भरा हुआ है, जिसमें फर्स्ट एंड मेजर कंट्रीब्यूशन आता है ब्रॉडकास्टिंग राइट्स का। आईपीएल दुनिया की सबसे महंगी क्रिकेटिंग लीग है और ब्रॉडकास्टिंग राइट इसकी सोना जनरेट करने वाली मशीन, जो हर साल बीसीसीआई और फ्रेंचाइजेस के लिए करोड़ में रेवेन्यू जनरेट करती है। अब कुछ लोगों को ब्रॉडकास्टिंग राइट का मतलब नहीं पता होगा, तो मैं आपको बता दूं कि आईपीएल के हर मैच को टीवी और ऑनलाइन दिखाने यानी कि ब्रॉडकास्ट करने के राइट सिर्फ एक या दो कंपनीज के पास ही होती है। ये राइट्स बीसीसीआई बेचता है मीडिया कंपनीज को, जैसे स्टार स्पोर्ट्स, वियाकॉम 18, सोनी, डिज्नी प्लस, हॉटस्टार, और ये कंपनीज इसके बदले बीसीसीआई को बिलियंस में पैसा देती है। आईपीएल की स्टार्ट में सोनी के साथ 8,200 करोड़ की डील हुई थी 10 साल की टीवी ब्रॉडकास्ट राइट के लिए, जिसके बाद स्टार स्पोर्ट्स ने 2017 में नेक्स्ट 5 सीजन के लिए 2018 से 2022 तक टीवी राइट्स को 16,400 करोड़ के मैसिव अमाउंट में ले लिया था। और ओवरऑल बात करें तो लेटेस्ट साइकिल यानी कि 2023 से 2027 तक इस बीच की आईपीएल ब्रॉडकास्टिंग राइट्स की डील 48,390 करोड़ यानी कि $6.2 बिलियन की हुई है। इंडिया की टीवी राइट्स है स्टार स्पोर्ट्स के पास 23,575 करोड़ में, डिजिटल राइट्स जियो हॉटस्टार के पास 23,758 करोड़ में। वहीं इंटरनेशनल राइट्स अलग अलग ब्रॉडकास्टर्स को दिए गए हैं और आज के टाइम में आईपीएल के सिर्फ एक मैच की ब्रॉडकास्टिंग कॉस्ट 118 करोड़ रुपीस है। अब सवाल आता है कि इतना पैसा लगाने के बाद स्टार स्पोर्ट्स और जियो हॉटस्टार प्रॉफिट कैसे बनाती है। अब आपने आईपीएल के बीच में एड ब्रेक जरूर देखे होंगे, कभी गूगल एआई, कभी हेवल्स, कभी कैंपा एनर्जी और ना जाने कितने चीजों के एड्स इन मैचेस के बीच में चलते हैं। यही मीडिया कंपनीज के सबसे बड़े इनकम सोर्स होते हैं, एडवर्टीजमेंट्स। अब एडवर्टीजमेंट्स और कंपनीज करोड़ में एड स्लॉट्स खरीदती हैं। फॉर एग्जांपल ओवर के बीच में 10 सेकंड का एड का प्राइस होता है 15 से 20 लाख तक का। तो आप खुद कैलकुलेट कर सकते हो कि एक सीजन में, सिर्फ एक सीजन में कितना बड़ा नंबर ये जनरेट करते होंगे। इसके अलावा डिजिटल ब्रॉडकास्टर सब्सक्रिप्शन फीस से भी ये लोग कमाते हैं। अब अगर मैं आपको ब्रॉडकास्टर का एग्जांपल बताऊं तो 2023 के आईपीएल में जियो सिनेमा ने फ्री स्ट्रीमिंग दी थी। सुनने में काफी नॉनसेंस और वियर्ड लगता है कि आखिर ये लोग पैसा कैसे कमाएंगे फिर। तो यहीं पर आता है ट्विस्ट, क्योंकि उनका सारा रेवेन्यू एड से आया था। सिर्फ एक सीजन में उन्होंने 2000 करोड़ से ज्यादा का अमाउंट एड से कमाया था। तो ये मीडिया कंपनीज बिलियंस इन्वेस्ट करके भी मल्टीपल सोर्सेज से अपने प्रॉफिट को अर्न कर लेती है। अब वापस आते हैं सेंट्रल रेवेन्यू पूल पर, तो उसमें ब्रॉडकास्टिंग राइट के अलावा नंबर 2 पर आता है टाइटल स्पॉन्सरशिप और ऑफिशियल स्पॉन्सर। हर आईपीएल सीजन में टाइटल का स्पॉन्सर होता है जो पूरे टूर्नामेंट का नाम अपने ब्रांड के साथ जोड़ लेता है। जैसे अभी आपने सुना होगा टाटा आईपीएल, एक टाइम पर इट वाज वीवो आईपीएल, पेप्सी आईपीएल, डीएलएफ आईपीएल। तो यहाँ ये कंपनीज बीसीसीआई को बहुत बड़ा अमाउंट पे करती है टाइटल स्पॉन्सर बनने के लिए। पर इसका फायदा क्या होता है? वो ये होता है कि टाइटल स्पॉन्सर का नाम हर जगह यूज होता है, टीवी एड्स, स्कोर बोर्ड, स्टेडियम होर्डिंग्स, इवन डिजिटल स्ट्रीमिंग में भी। और इससे ब्रांड को मैसिव एक्सपोजर मिलता है और उनकी ब्रांडिंग हर साल आईपीएल फैन के दिमाग में बस जाती है। लाइक इवन जब भी कोई कमेंटेटर आईपीएल वर्ड के बारे में बोलता है तो वो हमेशा इस ब्रांड को यूज करके बोलता है। जैसे रिसेंटली जब भी कमेंटेटर्स आईपीएल के बारे में कुछ बोलते हैं तो वो टाटा आईपीएल कहते हैं। 2008 में ये राइट्स डीएलएफ ने 5 इयर्स के लिए 200 करोड़ में एक्वायर करे थे। उसके बाद नेक्स्ट 5 साल के लिए पेप्सी ने 396 करोड़ देकर अपना नाम जोड़ा था, जिसको उन्होंने 3 साल में एंड कर दिया था ड्यू टू सम इश्यूज। जिसके बाद 2016-17 में वीवो ने अराउंड 100 करोड़ पर सीजन का अमाउंट दिया था और फिर उन्होंने 2018 में नेक्स्ट 5 साल की साइकिल के लिए इन राइट्स को 2199 करोड़ में खरीदा था। लेकिन साल 2020 में इंडिया चाइना के बीच में खराब रिश्ते के चलते वीवो को काफी बैकलैश झेलना पड़ा, जिसकी वजह से उन्होंने बैकआउट कर लिया था। और तब 2020 में ड्रीम 11 ने 222 करोड़ रुपीस दिए थे इस राइट के लिए। जिसके बाद 2021 में एक बार फिर से वीवो वापस आता है, पर 2022 में वो वापस बैकआउट करके चला गया और तब एंट्री होती है टाटा की, जो कि आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सर बन जाता है। एंड करंटली वो साइकिल में 500 करोड़ पर सीजन का अमाउंट दे रहे हैं। टाइटल के अलावा भी काफी टाइप के स्पॉन्सर होते हैं जो कि अलग अलग पार्ट ऑफ गेम को स्पॉन्सर करते हैं। लाइक सीएट ने टाइम आउट ब्रेक के साथ अपना नाम जोड़ा हुआ है, सीएट टाइम आउट। वहीं क्रेड ने पावर प्ले के साथ, और ये ब्रांड्स भी इसके लिए काफी अमाउंट पे करती है। एंड ये सारा पैसा जाता है बीसीसीआई के सेंट्रल रेवेन्यू पूल में। इसके अलावा इंटरनेशनल मीडिया राइट्स और कई और चीजों से भी सेंट्रल रेवेन्यू में पैसा आता है, जो कि टीम्स को इनडायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। बीसीसीआई इन पैसों का बड़ा हिस्सा आईपीएल की इन फ्रेंचाइजेस के साथ शेयर करती है। मतलब अगर कोई टीम लास्ट पोजीशन पर भी आती है, फिर भी उसको सेंट्रल रेवेन्यू पूल से करोड़ों मिलते हैं।
यही वजह है कि दिल्ली, पंजाब जैसी टीम्स जो कभी आईपीएल नहीं जीत पाए वो कभी लॉस में नहीं जाती एंड हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा प्रॉफिट अर्न कर ही लेती है। अब आप यही सोच रहे होगे कि ये रेवेन्यू शेयरिंग होती कैसे है। सो सेंट्रल रेवेन्यू का 50% आईपीएल टीम्स को इक्वली मिलता है एंड बाकी का 50% बीसीसीआई रखता है। मान लीजिए आईपीएल के टोटल सेंट्रल रेवेन्यू पूल में सारे बताए गए सोर्सेज से एक सीजन में 20,000 करोड़ रुपीस का अमाउंट आता है। अब मैं बताता हूं इसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाता है। स्टेप 1 होता है बीसीसीआई और टीम्स का 50-50 स्प्लिट। 10,000 करोड़ रुपीस आईपीएल फ्रेंचाइजेस के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। स्टेप 2 आता है टीम का शेयर। सो आईपीएल में 10 टीम है और हर टीम को 10,000 करोड़ बाय 10 का अमाउंट मिलता है, यानी कि 1,000 करोड़ रुपीस का। अब ये तो सिर्फ ब्रॉडकास्टिंग और स्पॉन्सरशिप से मिलने वाले पैसे हैं। इसके अलावा भी हर टीम अलग अलग रेवेन्यू सोर्सेज से कमाती है। जैसे कि सबसे पहले आ जाता है स्पॉन्सरशिप। अगर आपने आईपीएल टीम की जर्सी ध्यान से देखी हो तो आपने नोटिस किया हो कि जर्सी के हर कोने पर लोगोज होते हैं, सामने, पीछे, स्लीव्स पर, इवन हेलमेट पर भी। अगर टाइटल स्पॉन्सर आईपीएल का सबसे बड़ा ब्रांडिंग डील होता है तो टीम की स्पॉन्सरशिप हर फ्रेंचाइज का प्राइवेट अर्निंग मॉडल है। हर आईपीएल टीम अपनी जर्सी, हेलमेट, किट और इवन स्टेडियम ब्रांडिंग के थ्रू मल्टीपल स्पॉन्सर को गैदर करती है, जिससे वो काफी अच्छा अमाउंट अर्न करते हैं। इन स्पॉन्सर के अलग अलग कैटेगरीज होते हैं। सबसे पहले आ जाता है प्रिंसिपल स्पॉन्सर। ये स्पॉन्सर टीम की जर्सी के सामने होता है, सबसे प्रोमिनेंट और विजिबल पोजीशन पर। जैसे आरसीबी के लिए 2026 में नथिंग कंपनी प्रिंसिपल स्पॉन्सर है। वहीं हैदराबाद के लिए श्री सीमेंट, सीएसके के लिए इतिहाद एयरवेज, जो कि सबसे प्रोमिनेंट और विजिबल पोजीशन पर होता है, यानी कि चेस्ट एरिया पर। इनका रेवेन्यू 50 से 100 करोड़ तक का हो सकता है पर सीजन, डिपेंडिंग ऑन द टीम एंड देयर ब्रांड वैल्यू। फिर ऐसे ही आते हैं एसोसिएट स्पॉन्सर। ये लोगोस जर्सी के पीछे, स्लीव और हेलमेट पर दिखते हैं, जैसे कि एंजल वन, रूपे या फिर गूगल एआई। इनका रेवेन्यू भी 20 से 50 करोड़ तक का हो सकता है। फिर नेक्स्ट आता है किड स्पॉन्सर, यानी कि शूज, पैड्स, ट्रेनिंग किट एंड एक्सेट्रा। इन सभी ब्रांड के लोगो प्लेयर के ट्रेनिंग किट एंड क्रिकेटिंग इक्विपमेंट को स्पॉन्सर करते हैं और इनके लोगो दिखते हैं, और इनका रेवेन्यू 10 से 20 करोड़ पर सीजन आता है। स्ट्रॉन्ग फ्रेंचाइज जैसे मुंबई इंडियंस, चेन्नई सुपर किंग्स, आरसीबी, जिनकी फैन फॉलोइंग काफी अच्छी है और ब्रांड वैल्यू भी अच्छी है, ये टीम सिर्फ स्पॉन्सरशिप से ही 100 से 150 करोड़ तक कमा सकती है। अब टीम रेवेन्यू में सेकंड आता है टिकट सेल्स एंड मैच डे रेवेन्यू। आईपीएल जरूर एक टीवी और डिजिटल एंटरटेनमेंट इवेंट है, लेकिन स्टेडियम में भी थाउजेंड्स ऑफ फैंस आते हैं इसको विटनेस करने के लिए, एंड वो भी इन टीम्स के लिए एक बड़ा रेवेन्यू सोर्स बन जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक आईपीएल मैच की टिकट 500 से लेकर 50,000 तक क्यों होती है? जब भी आप आईपीएल का मैच देखने जाते हो तो आप जो टिकट्स खरीदते हो उसका मेजर हिस्सा टीम के रेवेन्यू में जाता है। अब टिकट प्राइसिंग भी काफी वैरी करती है ऑन डिफरेंट फैक्टर्स लाइक मैच का वेन्यू क्या है, क्योंकि वानखेड़े, ईडन ग्राउंड जैसे बड़े स्टेडियम में टिकट का प्राइस महंगा होता है। नेक्स्ट मैटर करता है कि आखिर टीम कौन सी खेल रही है। अगर सीएसके वर्सेस एमआई या आरसीबी वर्सेस केकेआर जैसे हाई डिमांडिंग मैच है तो ऐसे केसेस में प्राइसेस ज्यादा होते हैं। फिर सीटिंग टाइप भी काफी मैटर करता है। नॉर्मल स्टैंड्स 500 से 3,000 तक के होते हैं, कॉर्पोरेट बॉक्सेस 10,000 से ज्यादा और वीआईपी हॉस्पिटैलिटी 50,000 से ज्यादा की होती है। और अब टिकट सेल्स रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो 80% रेवेन्यू जाता है टीम फ्रेंचाइज को और बाकी बचा हुआ 20% रेवेन्यू स्टेडियम मेंटेनेंस और स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के पास जाता है। अब टिकट सेल्स के रेवेन्यू अमाउंट देखे तो ऑन एन एवरेज 5 करोड़ की टिकट सेल हो जाती है और उसमें से 80% यानी कि 4 करोड़ की अमाउंट फ्रेंचाइज को मिल जाती है एंड बाकी बचा हुआ अमाउंट 1 करोड़ मिलेगा स्टेट एसोसिएशन को। और ये नंबर स्टेडियम कैपेसिटी और टीम प्लेइंग पे भी काफी डिपेंड करता है। भले ही 4 करोड़ का ये अमाउंट स्पॉन्सरशिप डील के कंपैरेटिवली काफी कम हो, बट इट इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट सोर्स एवरी सीजन। अब इसके बाद टीम अर्निंग में थर्ड आ जाता है मर्चेंडाइज की सेल। आपने अगर देखा होगी आईपीएल मैचेस के दौरान फैंस अपनी फेवरेट टीम की जर्सी, कैप्स और फ्लैग्स को कैरी करते हैं। ये सब आईपीएल टीम की मर्चेंडाइज की तरफ से ऑफिशियली सेल किए जाते हैं, जो कि एक और बड़ा रेवेन्यू सोर्स है। फ्रेंचाइज प्रोडक्ट्स लाइक जर्सी 999 से लेकर 2999 तक बिकती है ऑन एन एवरेज। वहीं कैप्स एंड रिस्ट बैंड्स 500 से 1500 तक, फिर की चेन, पोस्टर्स, मग 200 से 1000 तक। इसके अलावा भी फोन कवर जैसी कई पर्सनल कनेक्ट करने वाली चीजें सेल की जाती है इस दौरान। और इन सब चीजों की सेल से ही फ्रेंचाइज हर सीजन में कम से कम 10 से 20 करोड़ कमा जाती है। और यही एक बहुत बड़ा रीजन है जिस वजह से हर साल हर टीम न्यू जर्सीज को इंट्रोड्यूस करती है। बट ये रेवेन्यू भी बाकी आउटर रेवेन्यूज की तरह इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, क्योंकि यहाँ जितनी ज्यादा ब्रांड लॉयल्टी होती है उतनी ही ज्यादा मर्चेंडाइज सेल होती है, यानी कि उतना ही ज्यादा रेवेन्यू आता है। एंड मेनली आरसीबी, सीएसके और एमआई की जर्सी सबसे ज्यादा बिकती है, इसलिए टीम एक्स्ट्रा अमाउंट कमाती है। और सिर्फ मर्चेंडाइज पैसे कमाने का तरीका नहीं है, बल्कि इमोशनल कनेक्शन बिल्ड करने का भी एक इंपॉर्टेंट टूल होता है। एंड यही एक रीजन है कि कई टीम्स बिना ट्रॉफी जीते भी अच्छी अमाउंट, अच्छी वैल्यूएशन बिल्ड कर चुकी है, जहां उनका फैंस के साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड उनके रेवेन्यू पर काफी इंपैक्ट देता है। इसके बाद आ जाता है डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया। आज के टाइम में हर आईपीएल टीम सिर्फ
मैच टिकट और स्पॉन्सरशिप नहीं बल्कि यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर और फैंटेसी क्रिकेट ऐप पे भी करोड़ कमाती है। एज वो यूट्यूब पर अपनी हाइलाइट्स, इंटरव्यूज, बीटीएस, प्रैक्टिस सेशन वीडियोस इन सबको पोस्ट करके लाख से लेकर करोड़ तक का रेवेन्यू कमाते हैं एक सीजन में। वहीं इंस्टाग्राम और ट्विटर पे डिफरेंट टाइप की प्रमोशन करके जहां कई पोस्ट स्पॉन्सर्ड होती है और ब्रांड कोलैबोरेशन होती है, उससे भी अमाउंट अर्न करते हैं। जैसे मुंबई इंडियंस के यूट्यूब चैनल पर 8 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर है, वहीं आरसीबी के चैनल पर 5.7 मिलियन के अराउंड। एंड इवन ये टीम्स और इवन सीएसके इंस्टाग्राम पेजेस पर रेगुलर ब्रांड प्रमोशन करके अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर लेते हैं। नेक्स्ट आता है प्राइज मनी। आखिर किसको कितना मिलता है और वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है प्लेयर्स में। सो आईपीएल का विनर, रनर अप और टॉप टीम्स को हर साल करोड़ का प्राइज पूल मिलता है। लास्ट सीजन 2025 में 47 करोड़ रुपीस का प्राइज पूल था, जिसमें विनर को मिले 20 करोड़, रनर अप को 12.5 CR, थर्ड प्लेस को 7 CR और फोर्थ प्लेस को 6.5 CR मिले थे। अब प्राइज मनी का जो यूज होता है वो भी अलग अलग तरीके से होता है। सबसे पहले आ जाता है प्लेयर्स और स्टाफ का बोनस। जीतने के बाद प्लेयर्स और सपोर्ट स्टाफ को एक बड़ा शेयर मिलता है। इसके अलावा फ्रेंचाइज ऑपरेशंस, बचे हुए पैसे में से कुछ पार्ट ट्रेनिंग फैसिलिटीज और फ्यूचर इन्वेस्टमेंट में लग जाता है और इसके अलावा टीम ओनर का एक बड़ा शेयर होता है। ट्रॉफी के साथ प्राइज मनी एक एडेड बोनस होता है, लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि आईपीएल टीम की ओवरऑल बिजनेस में इसका इंपैक्ट बहुत लिमिटेड होता है। अब यहाँ पे एक ऑब्वियस सवाल आता है कि इतने रेवेन्यू का पैसा जाता किधर है। तो आईपीएल टीम्स एक सीजन में 600 से 700 करोड़ तक की अर्निंग करती है, इंक्लूडिंग द प्रॉफिट जो कि अलग अलग एरिया से आता है। अब इनके टोटल प्रॉफिट में से 30 से 40% डायरेक्ट प्रॉफिट और ऑपरेशनल कॉस्ट को कवर करने के लिए यूटिलाइज हो जाता है। 20 to 30% प्लेयर सैलरीज और मैनेजमेंट के लिए स्पेंड होता है और इसी के अंडर आईपीएल ऑक्शन का 100 करोड़ का पर्स बनता है। फिर 30 to 40% मार्केटिंग, प्रमोशन और स्टेडियम ब्रांडिंग में यूज किया जाता है। तो ये जर्सी में लोगो, स्टेडियम में वियर्ड ब्रांड के प्रमोशन, बल्कि एक सॉलिड बिजनेस मॉडल है। एंड यही स्पॉन्सरशिप आईपीएल टीम्स के रेवेन्यू का मेजर पोर्शन होती है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आ जाता है कि आखिर जीटी और लखनऊ जैसी न्यू टीम्स प्रॉफिट कैसे कमा पाती है। सो एलएसजी एंड जीटी ने आईपीएल में एंट्री करी थी 2022 में, जहां इनके ओनर्स ने 5000 करोड़ से ज्यादा का अमाउंट सिर्फ एंट्री फीस के लिए पे किया था, जो उन्हें 10 सालों तक 10% करके पे करनी है, जिस वजह से साल 2031 तक इनकी कॉस्ट काफी ज्यादा रहेगी। एंड इसलिए ये टीम्स रिसेंट कुछ ईयर्स में थोड़े लॉस में भी दिखी है इंडिविजुअल वे में। बट आईपीएल के सॉलिड रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल की वजह से ये न्यू टीम्स भी कुछ ही सालों में अच्छा प्रॉफिट अर्न करने लग जाएगी। एंड यहीं पर ये लास्ट सवाल आता है जो हमने शुरू में बोला था, क्या कोई महंगा प्लेयर फ्लॉप होता है तो टीम का लॉस होता है? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। एंड ये अब तक आप खुद ही समझ गए होंगे इस वीडियो से कि आईपीएल टीम्स का रेवेन्यू मॉडल इतना स्ट्रॉन्ग है कि एक प्लेयर का परफॉर्मेंस उनकी ओवरऑल अर्निंग्स को इंपैक्ट ही नहीं करता, इवन चाहे टीम खुद फ्लॉप हो जाए। बट अगर उस पर्टिकुलर फ्रेंचाइज ने बिजनेस वाइज अच्छी स्ट्रैटेजी यूज करी है, अच्छे वे में वर्क किया है, तो वो फाइनेंशियली लॉस में आ ही नहीं सकती। इसलिए अगर एक दो प्लेयर फ्लॉप भी हो जाए तो आईपीएल टीम लॉस में जाती ही नहीं। एंड इसलिए बिजनेस स्ट्रैटेजी काफी इंपॉर्टेंट होती है इस गेम में। आई होप आपको इस वीडियो में सभी चीजें अच्छे से समझ आई हो। वेल दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये जानना है कि सब लोग रियान पराग को क्यों हेट करते हैं तो यहाँ पर क्लिक करो। अगर आपको केकेआर के डाउनफॉल के ऊपर वीडियो देखना है तो यहाँ पर क्लिक करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।